साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अर्थात IIEA के अनुसार भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए वर्ष 2026 तक तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उपभोक्ता बन जाएगा। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत में इथेनॉल की मांग वर्ष 2017 और वर्ष 2021 के बीच 3 गुना बढ़ी है। पिछले कैलेंडर वर्ष में 3 करोड़ लीटर इथेनॉल की खपत होने का अनुमान है था 2021 में। इथेनॉल के बारे में बात करें तो इथेनॉल एक नवीकरणीय ईंधन है। इसे सामूहिक रूप से बायोमास के रूप में ज्ञात विभिन्न पादप सामग्रियों से बनाया जाता है। यह एक स्वच्छ व रंगहीन तरल है। इसमें गैसोलीन की तुलना में उच्च ऑक्टेन संख्या होती है जो बेहतर मिश्रण गुण प्रदान करती है। अब प्रश्न उठता है कि ऑक्टेन संख्या क्या होती है। तो ऑक्टेन संख्या गैसोलीन की गुणवत्ता या प्रदर्शन की माप है। यह संख्या जितनी अधिक होती है ईंधन का दहन उतना ही बेहतर माना जाता है। अन्य चीजों को देखें तो भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थ बनने का संकल्प लिया है। इसके लिए गैसोलीन में 20% इथेनॉल मिश्रित किया जाएगा। इस मिश्रण लक्ष्य के लिए निर्धारित अवधि पहले वर्ष 2030 थी, जिसे घटा करके अब वर्ष 2025 कर दिया गया है। साथ ही वर्ष 2023 में 20% इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन की बिक्री प्रारंभ करने का लक्ष्य भी रखा है। भारत इस कैलेंडर वर्ष में 10% मिश्रण प्राप्त करने की राह पर है। इथेनॉल मिश्रण का महत्व क्या है? तो इससे तेल आयात को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही यह वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक है। इसके अतिरिक्त यह किसानों को आर्थिक और रोजगार के अवसर प्रदान करता है। इसके समक्ष चुनौतियां क्या हैं? तो पहली चीज, वाहन की अनुकूलता। तो मौजूदा वाहनों में E10 से उच्चतर ईंधन मिश्रणों के साथ अनुकूलता संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो पहले वाहनों को उसके अनुकूल बनाना होगा। दूसरा, ग्रीन हाउस गैस और संधारणता संबंधी मानदंडों का होना। और तीसरा, फीड स्टॉक उपलब्धता, मतलब बायोमास, ये इथेनॉल निर्मित करने के लिए बायोमास की उपलब्धता भी चुनौती है। साथ ही प्रोत्साहनों को उचित स्तर पर बनाए रखना जिससे इनको बढ़ावा मिले। अब बात कर लेते हैं इथेनॉल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए जो कदम हैं उनकी। तो पहला, फीड स्टॉक के अनुसार प्रति लीटर इथेनॉल की गारंटीकृत कीमत तय की जाएगी। साथ ही नई इथेनॉल क्षमता के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। और तीसरी बात कि फ्यूल वाहनों को अनिवार्य करने की योजना निर्मित की गई है। ऐसे वाहन उच्च इथेनॉल मिश्रणों के अनुकूल हैं। आगे बात कर लेते हैं, भारत के पुराने बांधों पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में स्थित गांधी सागर बांध को तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है। तो देखिए, कैग की रिपोर्ट के अनुसार नियमित जांच का अभाव, काम न आने वाले उपकरण और बाधित निकासी वर्षों से बांध को हानि पहुंचाने वाले प्रमुख कारक रहे हैं। कैग द्वारा रेखांकित किए गए जो अन्य मुद्दे हैं उनकी यदि बात करें तो पहला, राज्य बांध सुरक्षा संगठन SDSO ने उपचारात्मक उपायों पर केंद्रीय जल आयोग और डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल की सिफारिशों का पालन नहीं किया है। दूसरा, जल को अनियमित रूप से छोड़ा गया है। तीसरा, वर्षा के बदलते पैटर्न से निपटने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं। बांध क्या है? तो बांध जो है जल भंडारण हेतु नदियों पर निर्मित कृत्रिम अवरोध होते हैं। ये सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और जलापूर्ति में मदद करते हैं। कुछ आंकड़ों की बात करें तो जून 2019 तक भारत में 5745 बड़े बांध, निर्माणाधीन बांध सहित इतने बड़े बांध रहे हैं। चीन और अमेरिका के बाद भारत विश्व में तीसरा सर्वाधिक बांधों वाला देश है। भारत में अधिकांश बांधों का निर्माण और रखरखाव राज्यों द्वारा किया जाता है। कुछ बड़े बांधों का प्रबंधन स्वायत्त निकायों द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए दामोदर घाटी निगम या भाखड़ा नंगल परियोजना के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड का गठन किया गया है। वहीं जितने भी बांध हैं 5745 बांध, इनमें से 75% से अधिक बांध 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं और लगभग 220 बांध 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं। ये इतना पुराना होना ये जो है सुरक्षा संबंधी अधिक जोखिम पैदा करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हाल ही में राज्यसभा ने बांध
सुरक्षा विधेयक 2019 पारित किया। तो विधेयक में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एक समान बांध सुरक्षा प्रक्रियाओं को अपनाने में मदद करने का प्रस्ताव किया गया है। यह विधेयक देश में विशेष बांधों की सुरक्षित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने का प्रयास करता है। यह देश में सभी बड़े बांधों की पर्याप्त निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करता है ताकि बांध विफलता से संबंधित आपदाओं को रोका जा सके। इस विधेयक को वर्ष 2019 में ही लोकसभा ने पारित कर दिया था। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। भारत और इजराइल के बीच मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर वार्ता जारी है। तो देखते हैं, भारत एक मुक्त व्यापार समझौते को संपन्न करने के लिए इजराइल के साथ वार्ता कर रहा है। दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी वार्ता कर रहे हैं। कुछ आंकड़ों की बात करें पृष्ठभूमि की, तो वर्ष 1948 में इजराइल की स्थापना के पश्चात दोनों देशों के मध्य संबंधों की शुरुआत हुई थी और वर्ष 1992 में 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना के साथ ये संबंध और अधिक मजबूत हो गए। वर्ष 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल की पहली यात्रा की थी। इस दौरान संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के रूप में उन्नत किया गया था। जो दोनों देशों के बीच सहयोग के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनकी बात करें पॉइंट वाइज, तो सबसे पहले आर्थिक क्षेत्र। तो भारत जो है एशिया में इजराइल का तीसरा तथा विश्व स्तर पर 7वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। कृषि के क्षेत्र में तो दोनों देशों ने कृषि सहयोग में विकास के लिए 3 वर्षीय कार्यक्रम 2021 से 2023 पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कार्यक्रम से दोनों देशों के स्थानीय किसानों को लाभ प्राप्त होगा। तीसरा, रक्षा और सुरक्षा के संबंध में तो पिछले 5 वर्षों से इजराइल भारत के लिए शीर्ष 3 हथियार आपूर्तिकर्ताओं में से एक रहा है। सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता आपका रशिया है और दूसरे पे अमेरिका हो जाएगा, तीसरे पे इजराइल। सांस्कृतिक संबंध की बात करें तो इजराइल में भारतीय मूल के लगभग 85,000 या 85,000 यहूदी रह रहे हैं। कुछ अन्य चीज़ों की बात करें तो दोनों देशों की विदेश नीतियों में फिलिस्तीन और ईरान से संबंध मुद्दे महत्वपूर्ण चिंता के विषय हैं। इन मुद्दों के समाधान हेतु भारत डी-हाइफनेटेड नीति का पालन कर रहा है। इस नीति में एक देश के साथ संबंधों को आगे बढ़ाया जाता है जबकि इसके दूसरे देश के साथ संबंधों की जटिलताओं की उपेक्षा की जाती है। जैसे यहाँ पे इजराइल से संबंध बढ़ाए जा रहे हैं, परंतु आपका ईरान और फिलिस्तीन के साथ उपेक्षा भी हो रही है। आगे बात करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य एक समझौता है। इसमें आयात और निर्यात के समक्ष मौजूद बाधाओं जैसे कि प्रशुल्क, कोटा आदि को हटाया जाता है। यह व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद के विपरीत है। वर्तमान में भारत 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। आगे चलते हैं, अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आयुशियन का प्रजातियों को ग्रीन स्टेटस। देखिए, आयुशियन प्रजातियों को ग्रीन स्टेटस प्रदान करता है। जैसे रेड लिस्ट जारी करता है वैसे यह ग्रीन स्टेटस भी प्रदान करता है। यह इसके द्वारा जारी लाल सूची का पूरक है। यह स्टेटस अर्थात ग्रीन स्टेटस ऐसी प्रजातियों की आबादी के फिर से बढ़ने के आकलन तथा उनके संरक्षण की सफलता को मापने हेतु एक साधन प्रदान करता है। संकटग्रस्त प्रजातियों की आयुशियन लाल सूची या रेड लिस्ट ऐसी प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का आकलन करने के लिए एक वैश्विक मानक है। इसके तहत पशुओं, कवक और पौधों की अलग अलग संकटग्रस्त प्रजातियों को शामिल किया जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्यों की यदि बात करें तो पहला है प्रजातियों की आबादी की वृद्धि को मापने के लिए एक मानकीकृत ढांचा प्रदान करना, दूसरा संरक्षण उपलब्धियों की पहचान करना और तीसरा उन प्रजातियों का विशेष उल्लेख करना जिनकी वर्तमान संरक्षण स्थिति जो है संरक्षण के निरंतर प्रयासों पर निर्भर है। चौथा, योजनाबद्ध संरक्षण कार्रवाई के अपेक्षित संरक्षण प्रभाव का पूर्वानुमान लगाना। अगला है प्रजातियों की आबादी में लंबे समय तक वृद्धि होती रहे, इसके लिए प्रयासों के स्तर में बढ़ोतरी करना। देखिए, इसे एक प्रजाति के रिकवरी स्कोर और संरक्षण प्रभाव के 4 घटकों कौन से संरक्षण विरासत, संरक्षण निर्भरता, संरक्षण लाभ तथा रिकवरी क्षमता द्वारा दर्शाया जाता है। इन घटकों को विभिन्न कालखंडों में या अलग अलग परिस्थितियों के तहत प्रजातियों के ग्रीन स्कोर के मध्य अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है। ग्रीन स्टेटस प्राप्त कुछ प्रजातियों की यदि बात करें तो इसमें गुलाबी कबूतर मॉरिशस में, बुरोइंग बेटोंग ऑस्ट्रेलिया में तथा सुमात्राई
गेंडा इंडोनेशिया के सुमात्रा और बोर्निया द्वीप में। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कर्नाटक सरकार मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने पर विचार कर रही है। देखिए, कर्नाटक सरकार मंदिरों को राज्य के नियंत्रण से मुक्त करने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है। औपनिवेशिक शासन के दौरान वर्ष 1817 में बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसियों में धार्मिक संस्थानों पर राज्य के नियंत्रण की प्रथा प्रारंभ हुई। वर्ष 1925 में मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट ने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण के अधीन कर दिया था। हालांकि इस कदम का अल्पसंख्यक समुदायों ने कठोर विरोध किया था। इसके कारण उनके पूजा स्थलों को इस अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया गया था। इस प्रकार केवल हिंदू मंदिर ही इस अधिनियम के अधीन रह गए थे। हाल के वर्षों में सरकार के नियंत्रण को संपूर्ण भारत के मंदिरों तक विस्तारित किया गया है। सरकारी नियंत्रण के पक्ष में जो तर्क हैं यदि उनकी बात करें तो पहला है, मंदिरों से उच्च मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होती है। दूसरा, सरकारी निगरानी वित्तीय अनियमितताओं को रोक सकती है। तीसरा, सामाजिक सुधार जैसे कि वंशानुगत पुजारी की नियुक्ति की परंपरा को चुनौती देना, सार्वजनिक मंदिरों में बिना किसी भेदभाव के प्रवेश सुनिश्चित करना इत्यादि से संबंधित जो है कार्रवाइयां हो सकती हैं। अगला है, इसी में सरकारी नियंत्रण के विरुद्ध जो तर्क दिए जाते हैं, इसमें पहला है, मंदिरों का राजस्व समाज की संपत्ति है, इसका उपयोग मंदिरों के विकास और सामाजिक कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। दूसरा, यह आरोप है कि मंदिर के राजस्व का उपयोग अन्य धार्मिक संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तीसरा, यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है, क्योंकि अन्य धार्मिक संस्थान किसी भी समान सरकारी अधिनियम द्वारा शासित नहीं है। चौथा पॉइंट, सरकार का मंदिरों की पुरातात्विक प्रकृति को बनाए रखने का निराशाजनक रिकॉर्ड है। आगे चलते हैं, जो चीजें सुर्खियों में रही उनकी बात कर लेते हैं। तो प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक DSIB के बारे में, तो देखिए, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक को DSIB की श्रेणी में रखा गया है, अर्थात प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक के रूप में श्रेणी में रखा गया है। DSIB का अर्थ क्या है कि ये बैंक, या किसको कहते हैं, तो ये बैंक इतने विशाल हैं कि इन्हें असफल नहीं होने दिया जा सकता। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार कुछ बैंक अपने आकार, भिन्न भिन्न देशों में गतिविधियों, जटिलता तथा विकल्प की कमी और पारस्परिक संबंध के कारण व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिन बैंकों की संपत्ति सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP के 2% से अधिक है, उन्हें इस श्रेणी में शामिल किया जाता है। संरचना के अनुसार वर्ष 2015 से RBI को DSIB अर्थात प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक के रूप में नामित बैंकों के नामों का खुलासा करना होता है। इस प्रकार से वर्तमान में 3 बैंक जो हैं DSIB की श्रेणी के तहत रखे गए हैं। आगे बात करते हैं जमानत बॉन्ड या बंध पत्र या श्योरिटी बॉन्ड्स के बारे में। तो देखिए, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने कई प्रकार के जमानत बॉन्ड को जारी करने की सुविधा प्रदान करते हुए अंतिम दिशा निर्देशों को सार्वजनिक किया है। बीमा कंपनी ठेकेदार की ओर से उस संस्था को एक जमानत बॉन्ड जारी करती है जो परियोजना उपलब्ध कराती है। जब प्रिंसिपल बॉन्ड की शर्तों को तोड़ता है तो नुकसान में रहने वाला पक्ष नुकसान की वसूली के लिए बॉन्ड पर अपना दावा कर सकता है। यह बैंक गारंटी की प्रणाली को प्रभावी ढंग से बदल सकता है। साथ ही यह लागत में वृद्धि, परियोजना में देरी और खराब अनुबंध प्रदर्शन के कारण जोखिम को कम करने में भी मदद कर सकता है। आगे बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक रिटेल डायरेक्ट योजना के बारे में, RBI RD के बारे में। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI RD योजना को अधिसूचित किया है। इसे व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों GSEC में निवेश की सुविधा के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में तैयार किया गया है। इस योजना के तहत खुदरा व्यक्तिगत निवेशक RBI में खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ड खाता खोल सकेंगे तथा इस योजना का उद्देश्य निवेश की प्रक्रिया को सरल बनाकर सामान्य जन की सरकारी प्रतिभूतियों तक पहुंच को आसान बनाना है। आगे बात करते हैं एयरटेल भुगतान बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने एयरटेल पेमेंट बैंक को एक अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान किया है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल सभी बैंक अनुसूचित बैंक हैं। इन बैंकों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और अनुसूचित सहकारी बैंक शामिल हैं। ठीक है, इन बैंकों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और अनुसूचित सहकारी बैंक शामिल है। मतलब अनुसूचित बैंक 2 प्रकार के होते हैं, वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक। अनुसूचित बैंक होने के लाभ क्या है? पहला, संबंधित बैंक जो है, जो अनुसूचित बैंक है, वो RBI से बैंक दर पर ऋण लेने के लिए पात्र हो जाता है। दूसरा, स्वतः ही समाशोधन गृह क्लियरिंग हाउसिंग की सदस्यता प्राप्त कर लेता है। तीसरा, RBI से प्रथम श्रेणी के विनिमय बिलों के पुनर्भुनाई अर्थात रीडिस्काउंट का पात्र हो जाता है। आगे बात करते हैं गगनयान क्रू मॉड्यूल
कि पृथ्वी पर उतरने के लिए अरब सागर प्राथमिक विकल्प के रूप में चिन्हित किया गया है। देखिए, अरब सागर जो है तुलनात्मक रूप से एक शांत जल निकाय है। इस कारण इसे गगनयान के क्रू मॉड्यूल अर्थात अंतरिक्ष यात्रियों का जो आवास है की वापसी के लिए प्राथमिक विकल्प के रूप में चुना गया है। गगनयान वर्ष 2023 में लॉन्च के लिए निर्धारित देश का प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। हालांकि बंगाल की खाड़ी को भी बैकअप विकल्प के रूप में रखने पर विचार किया जा रहा है। इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट देखें तो देखिए, बंगाल की खाड़ी अर्थात पूर्वी तट को उन उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए प्राथमिकता दी जाती है जिन्हें भू स्थिर कक्षा में स्थापित करना होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करना है। इससे इन उपग्रहों की प्रारंभिक गति को बढ़ावा मिलता है जो और ईंधन लागत की बचत होती है। आगे बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट्स या IHU। ये नया कोविड वेरिएंट है। नए कोविड वेरिएंट का नाम है IHU या यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट्स। देखिए, फ्रांस में कोविड के एक नए वेरिएंट IHU का पता चला है। वेरिएंट क्या होता है? यह वेरिएंट एक वायरस जीनोम या जेनेटिक कोड होता है जिसमें एक या अधिक उत्परिवर्तन या म्यूटेशन हो सकते हैं। इसका पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया विश्लेषण से पता लगाया जा सकता है, इसलिए इसकी पहचान हेतु जीनोम अनुक्रमण की कम आवश्यकता होती है। शोधकर्ताओं ने जिस IHU वेरिएंट का उल्लेख किया है वह B1640 है। वैश्विक डेटाबेस के अनुसार इसका पिछले वर्ष जनवरी माह में पहली बार पता लगाया गया था। फ्रांसीसी शोधकर्ताओं ने नवंबर माह में संक्रमित लोगों में पाए गए एक अन्य वेरिएंट को B1640.2 के रूप में वर्गीकृत किया था। आगे चलते हैं भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज ECRP के बारे में। तो देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार ने 24 अगस्त तक ECRP चरण 2 अर्थात भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज चरण 2 के तहत राज्यों के लिए निर्धारित 50% धनराशि जारी की थी और राज्यों ने स्वीकृत धनराशि के 60% का उपयोग कर लिया है। ECRP की बात करें तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य वर्तमान महामारी से उत्पन्न खतरे को रोकना, पता लगाना और प्रतिक्रिया करना है। साथ ही यह देश भर में आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं तैयारियों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने हेतु भी लक्षित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 तक लागू होने वाले ECRP चरण 2 को मंजूरी दी है। तो चरण 2 आपका 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगा। आगे चलते हैं, अगला है ओमिश्योर के बारे में। तो ओमिश्योर क्या है? यह ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए भारत में निर्मित एक किट है। इसे हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा मंजूरी दी गई है। इसे टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स द्वारा विकसित किया गया है। इसके माध्यम से RT-PCR परीक्षणों के दौरान नॉसफिरिजिनियल या आरोफिरिजिनियल नमूनों में ओमिक्रॉन का पता लगाया जा सकता है। वर्तमान में जीनोम अनुक्रमण के बाद ही ओमिक्रॉन रोगियों का पता लगाया जा सकता है लेकिन यह परीक्षण उस चरण को समाप्त करने में मदद करेगा और परीक्षण के दौरान ही ओमिक्रॉन संक्रमण का पता लगाया जा सकेगा। P8I की बात करें तो भारतीय नौसेना के बोइंग P8I विमान ने गोवा के INS हंस से परिचालन आरंभ किया है। इससे भारत की रक्षा क्षमताओं में वृद्धि हुई है। अब तक यह विमान पूर्वी समुद्र तट पर तमिलनाडु में स्थित था, अब यह पश्चिमी तट पर भी है। P8I एक लंबी दूरी का मल्टी मिशन समुद्री गश्ती विमान है। यह व्यापक क्षेत्र समुद्री और तटीय संचालन में सक्षम है। सुर्खियों में रहे स्थान की बात करें तो जोजिला दर्रा की बात करें, आप मैप में भी देख सकते हैं, जोजिला पास को दिखाया गया है। तो देखिए, और जोजिला टनल को भी दिखाया गया है। सीमा सड़क संगठन BRO ने पहली बार जोजी पर्वत दर्रे को 31 दिसंबर के बाद भी खुला रखा है। जोजिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक उच्च पर्वत दर्रा है। तो ध्यान रखिएगा, जोजिला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। अब इसे जम्मू कश्मीर में टिक मत मारिएगा, ये लद्दाख में है। यह समुद्र तल से 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह लद्दाख को श्रीनगर और शेष भारत से जोड़ने वाला एक सामरिक मार्ग है। लद्दाख को प्रत्येक मौसम में जोड़ने के लिए जोजिला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जो कि 14.15 किलोमीटर लंबी इस सुरंग का निर्माण पूरा हो जाने के बाद यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग और एशिया की सबसे लंबी 2 दिशाओं वाली सुरंग होगी। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।